सुनो कहानी। इस श्रृंखला में आप सभी मित्रों का स्वागत। मैं प्रोफेसर अशोक मरडे और आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है दाग दिया सच। प्रस्तुत कहानी रमणिका गुप्ता की है। दाग दिया सच जाति व्यवस्था का वास्तव प्रकट करने वाली कहानी है। रमणिका गुप्ता आदिवासी जाति व्यवस्था तथा उपेक्षितों के लिए सक्रिय होकर लिखने वाली लेखिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था किस प्रकार छाई हुई है, इसका उदाहरण दाग दिया सच इस कहानी के माध्यम से मिलता है। प्रस्तुत कहानी दलित युवक महावीर और स्वयं को उच्च वर्ग समझने वाले कुर्मी समाज की मालती की है। महावीर और मालती दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। दोनों के घर वालों को भी उनके प्रेम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव वालों को उनके प्रेम पर कड़ी आपत्ति है। प्रस्तुत कहानी हेंदेगड़ा गांव में घटी घटना के आधार पर लिखी गई है। हेंदेगड़ा गांव में कुर्मी समाज के लगभग 400 घर है, तो दूसरी ओर केवल 10 घर रविदासों के तो 25 तुरी के लोग हैं। कुर्मी जाति की होती हुई मालती रविदास जात के महावीर से प्रेम करती है। गांव वालों को यह प्रेम पसंद नहीं है। गांव वाले मालती के पिता बुधन को 10 दिनों में ही मालती का विवाह अपनी ही जाति के आदमी से करने का आदेश देते हैं। सुयोग्य वर न मिलने पर 16-17 साल के लड़की का 10 साल के लड़के से विवाह करने का निर्णय लिया जाता है। मालती इससे नाराज होती है। महावीर के ना कहने पर भी वह उसे भाग कर चलने का आग्रह करती है, नहीं तो वह आत्महत्या करने का इशारा भी देती है। महावीर और मालती भागकर दूसरे गांव चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। गांव में मालती और महावीर के गायब होने पर गांव वालों की पंचायत बैठती है। दोनों के परिवार वालों को भारी दंड चुकाना पड़ता है। महावीर और मालती को खोजकर पंचायत के सामने लाया जाता है। मालती को नंगा कर जलती लुकाटी से बुरी तरह घायल कर दिया जाता है, तो दूसरी ओर महावीर के चेहरे पर उसकी मौत होने तक पत्थर बरसाए जाते हैं। मालती और उसके माता पिता को दूसरे गांव भेज दिया जाता है, लेकिन महावीर की लाश पंचायत के सामने ही पड़ी रहती है। पुलिस और एसपी तक को यह खबर लगती है। गांव के 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महावीर के पिता धोकर रविदास पर इसका बहुत ही बुरा असर होता है। उन्होंने अपने बेटे के साथ इस तरह का भयानक अत्याचार अपनी आंखों से देखा था। वे हमेशा पंचायत के इर्द गिर्द घूमते हुए महावीर और मालती को दिन रात पुकारते रहते हैं। लेखिका ने जाति व्यवस्था का भयानक वास्तव इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए अधिक देर न लगाते हुए इस कहानी को पूरी तरह सुन लेते हैं। कहानी का शीर्षक है दाग दिया सच। महावीर, महावीर, मालती, मालती। फिर एक वंशी की धुन हृदय को चीरती हुई गूंज गई। अचानक ताशा की आवाज, ढोल की आवाज और फिर मालती, महावीर। 2 बरस बाद मैं हेंदेगड़ा की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ही इन आवाजों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरकर टॉर्च से चारों तरफ देखा तो एक दुबला सा बूढ़ा लड़खड़ाते हुए बंसी बजाते चला आ रहा था। गाड़ी देखकर वह नजदीक आ गया और मुझे देखते ही बोला, आगे मैया, तू ठीक वक्त पे आ गई। देख, महावीर और मालती यही जंगल में कहीं लुक्का छिपी खेल रहे हैं। तू देख ना, वो एक दूजे को हंकाए बुला रहे हैं। ये मोर महावीर के वंशी है मैया। देख कैसन रोए रोए के याद करे हैं महावीर के। और देख मैया, ये ढोल। उसमें ढम ढम ढोल को पीटते हुए फिर कहना शुरू किया। ढोल मालती के खबर देने खातिर महावीर बजाता रहा कि मैं आ रहा हूं, मिलो आके। देख मैया, ई ताशा। मोर महावीर के ताशा पार्टी फर्स्ट आई रही हजारीबाग में। मैया, मोर महावीर हेन्हे की केने भूतला खो गया, उसको खोज दे मैया। मालती भी कहां तो चली गई, कहकर फिर वह कुछ देर चुप रहा। फिर एकाएक
खुद ही अपनी आवाज बदलकर कभी मालती के कंठ से पुकारने लगा महावीर, तो कभी महावीर के कंठ से कातर हो पुकारता मालती। मैंने पहचान लिया था कि वह महावीर का पिता धोकर रविदास है, जो शायद अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। मैंने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, क्यों धोकर, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या आज? यहां क्यों घूम रहे हो? वह गरज पड़ा, साला हम ड्यूटी करेगा? नहीं मैया, हमनी सबके तो मर जाए के चाहिए। ओ देख मैया, कहकर वह ऐसे एक तरफ झुक गया जैसे किसी चीज से बचना चाहता हो। फिर चिल्लाया, अरे ये पूरा पहाड़ ही हमारे ऊपर गिर जाते हैं। मैया बच बच, पत्थर मार रहा है आकाश। देख, यही पत्थर हमार छाती पर पड़ा है मैया, इसके नीचे हमार महावीर दबा है। देख मैया देख, पत्थर का पहाड़ लग गया है। अरे रे बाप बचाओ बचाओ, कोई हमार महावीर के बचाओ ये राक्षसन से। फिर वह हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, नहीं, हमार महावीर कोई कसूर नहीं किया। बाबू, वो मालती संग ब्याह कर ले हैं। मालती और महावीर में प्यार है ले बाबू। मैं अपनी बहू पर सब वार दूंगा, घर बार सबे कुछ छोड़ दे हमारे महावीर के। तुम सबके पांव पड़ता हूं, छोड़ दो इसको। मैं हतप्रभ हो उसे देख रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए कहा, चलो धोकर, तुम्हारे घर चलते हैं, वही चल सब बातें करेंगे और सुनेंगे। वो चुपचाप मेरे साथ आ बैठा, पर उसके चेहरे को कभी दहशत और निराशा तो कभी खुशामद और याचना की परछाइयां घेर लेती थी, तो कभी उस प्यार और कभी उम्मीद की चमक फैल जाती थी। गाड़ी जैसे ही पंचायत भवन के पास से गुजर रही थी तो वह चिल्लाया, ओ देख देख मैया, महावीर को बांध दिया है वो सब ने। मैं उसकी बात सुनकर भी चुप रही। वह चिल्लाता रहा। अब हम उसके घर के समीप पहुंच रहे थे। उसे गाड़ी से नीचे उतारते हुए मैंने कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं है धोकर, कहीं भी मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। देखो, अब महावीर मालती नहीं आएंगे, तुम अपने घर में जाओ। वह रोने लगा, मैया तुम्हें भी जुल्म होता नहीं दिखेगा तो कैसे दूर होगा इन सब का जुल्म हम पर? काहे नहीं आएंगे मालती महावीर? तनी तू ये भारी पत्थर हटा दे, देख तुरते महावीर उठ खड़ा होगा। वो चपा दब गया है पत्थरवा के नीचे। सुन मैया, मालती चिल्ला रही है। अरे रे बाप, अनर्थ हो गया। देख, मोर बहू के अंचरा उतार दिया है। हे रैदास बाबा, रक्षा कर, साड़ियां खींच लिया है। मैया अर्जुनवा उसे जलती लुकाटी से दाग रहा है। बचा मैया, मोर बहू के बचा दे। फिर वह जैसे सामने वाले किसी से बात कर रहा हो ऐसे बात करने लगा, ए बूधन, ते तो अपना बेटी के बचा ले। तोर बेटी ही न है मालती, ई पंच है कि दुर्योधन है, सब है। देख देख, तोर बेट के नंगा कर रहे हैं, तू काहे नहीं बोलता? फिर वह नहीं करता ऐसे झपटा जैसे किसी सामने वाले के हाथ से कुछ छीन रहा हो। फिर वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा जैसे धक्का देने पर कोई गिर जाता है। मैंने उसे उठाया। तब तक उसके घर के लोग भी बाहर आ गए थे। उसकी पत्नी मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, यही रकम रोज रोज दोहराता है ही। उस रात जो हुआ मैया, बेटा भी गया और अब इन महत्वन के चलते
हमार मर्द भी पगला गया है। पत्नी की बात सुन धोकर चिहुक कर बोला, ए सरपंच जी, बकस दे मोर महावीर के, मैं पांव पड़ता हूं तुमरे, ले मुझे मार दे, इसे मत मार। रोक रोक वो सोहना महतो के सरपंची। फिर वह दूसरी तरफ जमीन पर लेट गया जैसे किसी के पांव पड़ रहा हो। ए मुखिया जी, सारी जिंदगी तेरी चाकरी करते रहे हम सभी परिवार, हमारे बेटा के छुड़ा दे इन जुल्मियों से। अच्छा अपनी बेटी लौटा लो आप लोग, हमरे बेटा के छोड़ दे। मैं आप सभी का कसूरवार हूं, बहुत मार लिया, अब लाठी मत चलाओ। हमने 10 घर तो हये हैं तोर बस्तिया में, कैसन बैर करब तोर संग। फिर तर्क करते हुए वह अपने आप से बतियाने लगा, भला 400 घर की बस्ती में हम 10 घर की क्या गिनती। जो आप लोग कहोगे वही हम करेंगे। आप कहो तो हम टोला छोड़ के चले जाते हैं। हमारा महावीर के जान मत मारो। थोड़ी देर वह बेसुध सा पड़ा रहा। उसकी पत्नी ने मुंह पर पानी छीटा। कुछ होश आया तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बाहर निकल आएगी। वह चिल्लाया, अरे रुक, पत्थर छोड़ दे, मत मार पत्थर से। ए अर्जुन, ए नकुल, बचा ले, उकरा तोरा दोस्त हले महावीर। फिर वह महावीर पर लोट माथा पटक पटक कर विलक विलक कर रोने लगा। बर्बाद हो गए हम। 8,000 रुपया भी ले लिया हमसे और 1 क्विंटल दाल चावल भी। हमरी खिचड़ी खात रहे और हमरे ही सामने हमरे बेटे के पत्थर से कूच दिया। फिर छाती पर हाथ मार कर बोला, हम ही गुनहगार है मैया, हम ही गाड़ी भाड़ा दिया 4 दिन का, तेल खुराकी समेत, और आपन लक्ष्मण वाके भेज के आपन महावीर के मरवाया खातर खोजवा के मंगवाए दिया। हम ही ने कह दिया पंचायत में हम तोहनी के कसूरवार है ही। ये महावीर भी तुम सबका कसूरवार है। अब जे सजा तोहनी ठीक समझे हो दे दो इसको। हमरा नाय मालूम रहा मैया वो इसका जान मरा देंगे। उसका प्रलाप बंद ही नहीं हो रहा था। वो बार बार कभी अतीत से वर्तमान और वर्तमान से अतीत में आ जा रहा था और दोहरा रहा था वही सब जो उस रात उसकी आंखों के सामने घटा था। 2 वर्ष पहले जब 400 लोगों की जमात ने जातीय अहम के उन्माद में उसके बेटे को पत्थर से कूच कर मार दिया था और उसके जबरन कागज पर अंगूठा लगवा लिया था जिसमें लिखा था अपने बेटे को उसी ने मारा है। उसके घर के लोग उसे उठाकर कमरे में ले गए और बाकी लोग मेरे साथ बैठकर महावीर हत्याकांड के केस पर बातचीत करने लगे। वे उसकी प्रगति जानने को उत्सुक थे। रात देर गए मैं लौटी। रास्ते भर मैं सोचती आ रही थी, कब होगा इस जातीय पागलपन का अंत, कब होगा इस पुरुष वर्चस्व का खात्मा, कब होगा करोड़ों लोगों के मन से डर का खात्मा, कब महावीर और मालती मुक्त घूमेंगे स्वच्छंद किसी रोक टोक बिना, कब महावीर की वंशी बजेगी बिना भय के। मैं इन विचारों में डूबती उतरती जा रही थी कि एकाएक मुझे एहसास हुआ कि जैसे महावीर मालती कहीं मेरे आसपास है। मुझे उनके प्यार के बदकही के बीच एकाएक चीखें सुनाई पड़ती जान पड़ी। मैं अतीत में उन घने जंगल में ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कच्चे पक्के गांव में पहुंच गई। मालती महावीर का प्यार पेंगे ले रहा था। ऊंचाइयों पर उनके प्यार के चर्चे खेतों और सरना के पेड़ों से निकलकर कच्चे पक्के घर के अंदर बाहर होते गांव की गलियों में आ पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकातें अब स्कूल के बाहर नहीं, पिताओं के ड्यूटी चले जाने के बाद उनके अपने घर में होने लगी थी। महावीर की ताशा पार्टी में उनके मित्रों में कानाफूसी होनी शुरू हो गई थी।
और घर के लोग जानबूझकर इन कानाफूसियों से अनजान बने हुए थे, यानी दोनों के माँ बाप को कोई खास आपत्ति न थी। लेकिन एक दिन गांव के एक रंगदार महतो ने उन्हें देख लिया। फिर तो बवंडर मच गया गांव में। कुर्मी महतो की लड़की और साला चमार का लड़का उससे आंखें लड़ाता है। यह हिम्मत उस बेटी को चौंकी चिल्ला रहे थे गांव के नवधनाढ्य कुर्मी नौजवान। यह वही नौजवान थे जो तासा पार्टी में महावीर के साथ थे। वे कोयला डिपो में उसके साथ मुंशी भी थे और उसके दोस्त भी। लेकिन जात के आगे दोस्ती की क्या औकात। कुर्मी तो शिवाजी के वंशज है। शिवाजी कुर्मी क्षत्रा थे, राजा थे। सरदार पटेल भी कुर्मी थे। फिर किसकी मजाल है कि कुर्मी लड़की से नीच जात वाला प्रेम करे। पूरा गांव काफी उबल रहा था। कोयला डिपो से इस गांव को खासकर कुर्मियों को काफी आमदनी हो जाती थी। कई लोग मुंशी थे, कई मजदूर सरदार। कुर्मियों को हफ्ते में 4 दिन का मिल ही जाता था। और फिर कभी वे मानसी और रविदास के बदले भी खट आते थे घूस देकर। कभी जबरन रविदास और मांझी की पारी छीन कर कुछ नए ट्रेकर खरीद लिए थे। उससे भी भाड़ा आता था। पैसे की कमी नहीं थी। इस बार तो अपनी ही जाति यानी कुर्मी जाति का ही विधायक भी जीता था। इस क्षेत्र से लाल झंडे को हराकर फिर क्या था। अपराध करो, रंगदारी करो, कौन पूछेगा। इंस्पेक्टर भी तो थाना में कुर्मी ही है, तब क्या है। इन सालों की ये हिम्मत, हम 400 घर, इन 10 घर वालों की ये जुर्रत। कोयलेरी में साले को नौकरी क्या मिल गई, पक्का घर क्या बना लिया कि दिमाग सिर पर चढ़ गया है। साला मैट्रिक में अच्छे नंबर लाया है तो सोचता है कि बुद्धि का भंडार उसी के पास है। जैसे हम सब तो मूर्ख है, हीरो बनता है। इसकी तासा पार्टी है तो क्या है, हम भी तो ढोल तासा इसके साथ में बजाते हैं। मजा चखाएंगे साले को मजनू बनने का। नौजवान जगह जगह यही सब कहते फिरने लगे। बुजुर्गों को खबर हुई। उन्होंने मालती के पिता बुधन महतो को बुलाकर डांटा और कहा, क्या मर्जी है, बेटी चमार के साथ ब्याहनी है क्या? बिरादरी में रहना है या नहीं? 10 दिन के अंदर ब्याह कर दो इसका लड़का खोज के, नहीं तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। बिरादरी की इज्जत बर्बाद करवा रहे हो। दोस्त है तो दोस्त सा रहे, समधी तो नहीं बन सकता वह तुम्हारा। मालती का घर से निकलना बंद करो। फिर दोनों को साथ देखा तो जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। बूधन गिड़गिड़ाया, इतनी जल्दी कैसे कुटुंब मिलते बाबू? फिर धोकर का बेटा भी तो लायके ही है। के देखे आजकल जात पात। हमारे पास पैसा कौड़ी भी तो नाय है। आजकल जात वाला सब तो कोयलेरी की नौकरी पाया गया है। मोटरसाइकिल और टीवी भी मांगे हैं। हमारे ठिन कहाँ से इतनी रकम आवेगी? आप सभी तो कोई तैयार न है हमार शादी करे खातर। हमारे घर पर खपड़ा भी पूरा नहीं है। तुरंत एक ऐसे जुगाड़ होते हैं। हम ये सब ना जानत। कर्ज कर, जमीन बेच, पर बेटी के हाथ पीले कर दे अपन जात का लड़का खोज के। कबारा न मिले तो आधवे खोज ले, या फिर कोई बुत्र मिल जाए तो ब्याह दे। जंगल तरफ के लड़का का रेट कम है। होने ब्याह दे बेटी के। नहीं, अपन ऐसन सुंदर बेटी के जंगल में ब्याह दूं या बेमेल संग भेज दूं, ये कैसे होते हैं? फिर हमारी बेटी पढ़ लिख गई है, वो नहीं मानती ये सब अन्याय। बुधन रोने लगा, पर कोई सुनवाई नहीं थी। बेटे को लेकर निकल पड़ा बुधन मालती के लिए वर खोजने। मालती 16-17 बरस की हो गई थी। लड़का मिला
10 बरस का, वह भी बीमारिया। मालती का बाहर आना जाना बंद कर दिया गया था। आमने सामने ही घर था महावीरा और मालती का। उनका मिलना बंद था। सांझ को कुटुंब आना था और रिश्ता हो जाना था। मालती बेचैन थी। वह जानती थी कि उसका बाप और भाई महावीर को चाहता है, पर बिरादरी के डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही यह बात गचने की। क्या करे मालती? पिता डर रहा है। 4 दिन से ड्यूटी भी नहीं गया। 10 दिन की मोहलत है, 4 दिन बीत चुके हैं। कुटुंब अर्थात लड़के वाला सांझ को आएगा। खस्सी अर्थात बकरे का मांस बनेगा। रिश्ता पक्का होगा। फिर क्या होगा मेरा? बुतरू अर्थात बालक के साथ ब्याह? सोचकर मालती रोने लगी। माँ भीतर भीतर रो रही थी, पर क्या करे? बड़े बुजुर्ग तो फिर भी हम रिश्ते के मान लेते। ज्यादा हमें टोले से बाहर कर देते ये लोग। लेकिन ये लड़कवन, ये तो अपने को राजपूत बामन के बाप समझत है। उन्हीं की नकल कर रहे हैं। वही रकम दहेज मांग रहे हैं। आजकल कौन माने है जात पात? कैसे पढ़े लिखे लड़कवइन है ये सब। पढ़ लिख के तो जात पात टूटे के चाहिए, ये तो बढ़ गेल है। स्कूल के मास्टर ने जी तो कहत रही, सब जात बरोबर होवे हैं। फिर हमने सबके भी तो नीमा डीह के राजपूतन सब छोट जात कहे हैं। उनकी लड़की के कोई कुर्मी ब्याह के देखे तो उनसे नहीं लड़ेंगे ये लोग। खाली आपन से छोटन पर रोब छाटेंगे। मालती मन ही मन बहस कर निश्चय कर रही थी। कैसे भी हो वो कुटुंब के आने तक इंतजार नहीं करेगी। वह ब्याह करेगी तो महावीर के साथ। रात को खस्सी पका दारू चली। सब दारू पीकर मस्त थे। उसी समय चुपके से मालती महावीर के कमरे में चली गई। महावीर ने उसे हाथ जोड़ते हुए कहा, चली जा मालती, ये ब्याह नाय हो सकत। मैं छोट जात हूं। तुम अपने तो मरबे करेगी, मुझे भी मुसीबत में डालेगी। जा, मत रुक। मालती ने उसे उलाहना देते हुए कहा, इतना जल्दी डर गए? तुझे कसम खाए रहा दुर्गा थान पर। कर्मा के नाच बखत वो याद नहीं खे तोरा। जे तू बोल रहा हमर के हम मर जाए, पर तुमरा नहीं छोड़ब कि वो सब छूटे था। देख, मैं जनी होके भी आ गई हूं तोहरा ठिन अर्थात तुम्हारे पास, अपना घर बार छोड़ के। अब तू हमर के भगा के ले चल। मैं वो बुतरू अर्थात बच्चे संग विवाह नहीं करूंगी। तू भगा के नहीं ले जाएगा तो मैं है मतलब यहीं ही फांसी लगा के मर जाऊंगी। बहुत समझाने पर भी मालती टस से मस नहीं हुई। तो महावीर ने अपने अंदर के पुरुष को खदेड़ दिया और वह मर मिटने के लिए तैयार एक योद्धा की तरह बोला, ठीक है मालती, कल के तू 10 बजे घर से बाहर बना के आ जाना। मैं चरही मोड़ पे मिलूंगा। वहां से ट्रेकर धर हम लोग रजरप्पा चले जाएंगे मेरे मौसी के यहाँ और ब्याह कर लेंगे। मेरे दोस्त भी साथ में रहेंगे। अगले दिन 10 बजे मालती सहेली से मिलने का बहाना बनाकर निकली और फिर वे दोनों नहीं लौटे। सांझ तक मालती नहीं आई तो घर में खुसर पुसर शुरू हुई। खोज खबर ली गई। किसी ने उसे महावीर के साथ तो नहीं देखा था। पूछताछ हुई। महावीर भी नहीं लौटा तो गांव वालों का संदेह पुख्ता हो गया कि दोनों साथ साथ भागे हैं। पंचायत बैठी। नौजवानों ने बुजुर्गों से कहा,
आप लोग बस बैठो और देखो, फैसला हम लोग करेंगे। आप लोग बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं, इज्जत आबरू की बात नहीं समझते। लाठी ले लेकर नौजवान जुटने शुरू हुए। 400 घर की कुर्मी की बस्ती में 10 घर रविदासों के और 25 तुरी लोग के हैं। धोकर के पूरे परिवार को बांधकर पेश किया गया। उनकी 8 साल की बच्ची को भी पकड़कर छप्पर के खूंटे से बांध दिया गया। बुधन महतो के परिवार को भी बुलाया गया। चारों तरफ रात के सन्नाटे में लालटेन और ढिबरी की रोशनी में लोग बैठे। बीच में अलाव जला दिया गया। आग की लपटों की रंगत और 400 कुर्मियों की आंखों की रंगत एक जैसी थी। सफेदी छा गई थी रविदास की आंखों में। मार दो इन सालों को, धोकर की बेटी को ले जाओ और सब मिलके चौं। तब इस साले को समझ आएगा कि किसी की बेटी की इज्जत क्या होती है। बाबू, हम कुछ नहीं जानते हैं। बुधन और हम दोनों ड्यूटी से संगे संगे आ रहे हैं। धोकर गिड़गिड़ाने लगा। झूठ बोलता है साले, तुम ही भेजे हो प्लान बना के उन दोनों के। हाजिर करो उन दोनों को, नहीं तो जिंदा गाड़ देंगे। कई आवाजें उठी। देखो, तुम दोनों 5-5 हजार रुपया यहां रखो और 1-1 क्विंटल दाल चावल लाओ, खिचड़ी बनेगी। हम सब रात दिन यहीं पर रहेंगे। हम भाड़े पर गाड़ी ला देते हैं। हमारे आदमी भी तुम्हारे साथ जाएंगे। महावीर मालती को खोज कर लाओ। तब तक तुम्हारा परिवार यहीं बांध कर रखा जाएगा। केवल तुम साथ में जाओ धोकर। और देखो, खबरदार, जो किसी को कुछ कहा चुपचाप जाओ। उन्हें लेकर किसी को खबर की थाना पुलिस या नेता को, तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और इस बच्चा के साथ जो होगा वो तुम 7 जन्म तक याद रखोगे। अर्जुन महतो बच्ची की तरफ हाथ से गंदा इशारा करते हुए बोला। धोकर रविदास सहम गया। कोई चारा नहीं था। महाजन से गाय और सुअर बंधक रखकर 5,000 रुपया और 1 क्विंटल दाल चावल ला दिया। बुधन को भी यही दंड दिया गया। पूरी बिरादरी से कैसे बैर मोल लेता बुधन या धोकर। थाना का चौकीदार रसूल मियाँ गांव में ही रहता था। उसे भी धोकर के परिवार के साथ बांध दिया गया। ना बाहर जाएगा, न थाने को खबर होगी। आखिर 400 घर की बस्ती, 10 घर की क्या मजाल। बुधन को भी हिदायत दी, सारा परिवार यहीं बैठो। उठ के गए तो खैर नहीं। गांव के बूढ़े बुजुर्ग महत्वंत तटस्थ आंखों से सब अन्याय देख रहे थे। भीष्म पितामह की तरह कैसे बोलते। खाना तो यही औलाद देती है। सरपंच की बोली नहीं निकल रही थी। जात का मुखिया चुप्पी साधे बैठा था। मुझे क्या, मेरी मुखियागिरी कायम रहे वाले अंदाज में। रात को ही ट्रैकर में 13-14 आदमी भरकर महावीर और मालती की खोज में निकले, पर अगले दिन सांझ को खाली हाथ लौट आए। कोई नहीं मिला। फिर सब रात में जुटे। क्यों बे हरामखोर, कहां कहां गाड़ी घुमाता रहा साले। तू सब जानता है कि कहां छिपे वे दोनों। बता, नहीं तो तेरी इस बेटी को हम सभी जन। धोकर सचमुच नहीं जानता था वे कहां थे। महावीर का छोटा भाई जो वहीं बंधा हुआ था, जानता था वे कहां जा सकते हैं। वो इस डर से चुप था कि आने पर उसको लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब देखा कि उसके नहीं आने से पूरे परिवार ही खत्म हो जाएगा, तो वह उठा। मैं जाऊंगा खोजे खातिर, और वो लोग जहां भी होंगे वहीं से उनको लेके आऊंगा। आप लोग मेरे बहन और माँ को छोड़ दो, बप्पा को मत मारो। देख साला, अब बके लगा है। ये लोग सब जानते हैं, यही लोग उन्हें भगाए हैं। तो ठीक है, 1-1 क्विंटल दाल चावल और रखो है ने दोनों पार्टी।
5-5 हजार टका भी और जमा करो, गाड़ी घोड़ा और हमने सबका खर्च। जाओ जाओ साले, आपकी बार खाली हाथ लौटे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना पैसा कहाँ से पाओ बाबू, हमार घर द्वार तो है नहीं है, तो नहीं सब बंधक रखा के पैसा दे दे। बहुत बनता है, कुलरी में इतना कमाता है, कहाँ जाता है। आपकी बार धोकर ने घर का सब गहना गिरवी रख के 3,000 रुपये जमा किए। दावल चाल तो गांव के बनिए ने बड़ी उदारता से एहसान जताकर उधार दे दिया कि कहाँ जाएगा, पैसा वसूल तो हो ही जाएगा। बूधन महतो ने भी रो धोकर पैसा भरा। इस बार ट्रैकर में नौजवानों की टीम बैठी थी। महावीर का भाई साथ में गया। वो सीधे रजरप्पा मौसी के यहां पहुंचा। पता लगा दोनों शादी करके गोला चले गए हैं। गोला पहुंचे सब लोग। महावीर और मालती आने को तैयार नहीं थे। इस पर महावीर का भाई लक्ष्मण बोला, चलो महावीर घर, नहीं तो तुम्हारी बहन को बर्बाद कर देंगे लोग। बप्पा मैया के भी मार मार के मोरा देंगे, हम सब भी नहीं बचेंगे। तो तुम लोग हम मरवाने के लिए जा रहे हो? महावीर ने व्यंग भरी हताशा से पूछा। इस पर महतो में से कुछ होशियार लड़के बड़े ही मीठे बनकर महावीर से बातें करने लगे। उसमें कुछ लड़के उसकी ताशा पार्टी में थे, जो डिपो पर मुंशी भी थे। नकुल महतो बोला, महावीर यार, हमने पर भी विश्वास नहीं रखे हैं। हम तोर दोस्त हैं, हम जिम्मा लेते हैं, तेरा बाल बाका नहीं होगा। पंचायत के संतोष खातर चल, ज्यादा से ज्यादा टोला बाहर करके दंड लगाए देंगे। पंचायती पहले भी तो ऐसे नहीं होती है। भरोसा रख यार हमनी पर, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। महावीर उनकी बातों में फंसने लगा तो मालती बोल उठी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मार खाए खातर हम जानो है कुर्मी की पंचायत में कैसे लड़का लड़की की पिटाई होती है, औरत मर्द छोड़ा छोड़ी के मामले में। फिर हम तो भाग के आए हैं। वो सब जालिम है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वह कुर्मी लड़कों को संबोधित कर बोली, तुम ही सब तो कहते थे न मुझे कि मैंने तुम सबकी नाक कटा दी, और तुम सब में से एको को पसंद न करके चमरवा संग दोस्ती कर ली। अब तुम सब हमसे बदला लेने के लिए हम ले जाने आए हो। महावीर दुविधा में था। सब लोग बड़ा प्यार भरा दबाव दे रहे थे। बस चुप था तो लक्ष्मण, महावीर का भाई। वह जानता था वह अपने भाई को कसाईयों के हाथ सौंपने जा रहा है, पर वह कुछ नहीं कह सकता। केवल रटा रटाया बोलता था, चल कुछ नहीं होगा तो होने के, नहीं जाने पर तो हम सब कोई नहीं बचेंगे। वह आंखों ही आंखों से अपने भाई को आगाह भी करना चाहता था कि वह जाने को तैयार न हो, पर नजर पकड़ा जाने के डर से वह भाई की नजर से नजर नहीं मिला रहा था। मालती के ना जाने की जिद उसे अच्छी लग रही थी। महावीर समझते हुए भी अनजान बन रहा था। वह जाने को तैयार होने लगा। मालती न चाहते हुए भी गाड़ी में जा बैठी। सांझ में वे हैदगढ़ा पहुंचे। पंचायत बैठी हुई थी। खिचड़ी पक रही थी, आग जल रही थी। महावीर और मालती के पहुंचते ही पहले तो सन्नाटा छा गया। फिर शुरू हो गई गालियों की बौछार। गांव की औरतें भी जुट गई थी। मालती के आने की खबर सुनकर छिनाल रंडी न जाने क्या क्या कहा जा रहा था मालती को। लड़कों को इस बात का मलाल था कि मालती ने गांव के इतने बड़े कुर्मी समाज में से किसी लड़के को पसंद क्यों नहीं किया। इसके चलते वे और अधिक बदला लेने पर तुले थे। वे भी तो हीरो थे, ताशा पार्टी में थे। उनमें कई मुंशी भी थे डिपो पर।
उनके पास जमीनें भी थी, पैसा भी। कुर्मी की बेटी होकर चमार के साथ क्यों फंसी वह? गुस्सा इस बात का भी था। खैर, पंचायत ने बयान लेना शुरू किया। तुझे महावीर भगा के ले गया था न मालती? लगभग धमकाते हुए उसे स्वीकार करवाने की नीयत से तेजन महतो ने पूछा। नहीं, हम ही उकरा के कहे रहे कि हमरा लेके भाग चल। हम अपने मन से गए रहे, हम बुतरू से ब्याह नहीं करेंगे। कैसे फटर फटर पुत्री सी बतियावे है ई छोरी कि तू नहीं जानती है कि महावीर चमार है, छोट जात है। हमनी सब भी रहे हल, हमने में से किकरा के काहे नहीं चुन लिया तूने? जात पात आज के माने हैं, तोहनी भी तो छोट जात की औरत के रखनी रख लिए हो। मोहना तो ब्याहता औरत के भगा के ले आया है। हमर के महावीर अच्छा लगे, हम उकरा संग ब्याह कर ले। प्यार जबरन थोड़े होते है कि हम तोहनी में से चुन लेते किसी के। मालती ने तड़ाक से उत्तर दिया। वह तब तक डरी नहीं थी, पढ़े लिख के बड़की नेता बन गई है। ऐसन बेटी के जिंदा गाड़ देना चाहिए। किसी से सहा नहीं जा रहा था मालती का सच। पूरी पंचायत पचा नहीं पा रही थी मालती का सच। 400 घर वाली बस्ती की लड़की 10 घर की बस्ती का सच बोले, ये कैसे हो सकता है? 400 घर 10 घर, इसे तो 400 घर का सच बोलना चाहिए, पर ये उल्टा बोल रही है। उधर कृष्ण महावीर से बयान लेने लगा। महावीर कह रहा था, हमने ब्याह कर लिया है, अब हम लोगों को जाने दो। जो हो गेले सो हो गेले। तो नहीं सब कहे तो हम गांव छोड़कर चल जाएब, पर मालती के ना छोड़ब। इतनी हिम्मत इसमें कि 10 घर का होकर 400 घर की हिम्मत रखे, ये कैसे होगा? साला चमार चौट्टा। अर्जुन जलती हुई लुकाटी लेकर उठा और मालती की साड़ी खींचकर नंगा कर उसकी जांघ में दाग दिया। ले ये महावीर के ले, ये लुकाटी तोहर सबक सिखायब। और उसने दाग दी मालती की कोख। मालती का सच, औरत का सच। एक चीख, मायगे बप्पा गे बचाओ। और फिर लपड़ थप्पड़ पड़ने लगे मालती पर। उसके बाप और मां उस पर गिर गए। छोड़ दे, मत मार मोर बच्ची के, अब तो ई घर आ गई है, जान मार देगा क्या? मालती बेहोश हो गई थी। उधर चिल्लाए कुछ नौजवान, खत्म कर दो इन चमरवा को, ऐसी सजा दो कि फिर कोई कुर्मी लड़की की तरफ नजर न उठा सके दूसर जात। दोनों हाथ पांव 2 खूंटों से बांधकर महावीर को बैठा दिया गया था। एक बड़ा सा पत्थर लेकर दौड़ा था नकुल महतो उसकी तरफ। तुम न कहे थे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, गांव चलो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात पर आया था नकुल, तुम भी दगा दे रहे हो। महावीर ने नकुल की हिंस्र नजरों में अपनी नजर गड़ाते हुए पूछा। एक क्षण को नकुल का हाथ रुक गया। ओह, काहे को दोस्ती? वो तो तुझे लाने के लिए नाटक था। बात खत्म भी न हुई थी कि अर्जुन ने पीछे से आकर एक बड़ा सा पत्थर महावीर के सिर पर दे मारा। महावीर चीख भी नहीं सका। फिर पत्थरों से महावीर का चेहरा कूच कूच कर उसे मार डाला गया। बस वह अपने पांव और हाथ पटकते रहा जब तक प्राण रहे। दाऊ टू ब्रूट्स की कथा एक बार फिर घटी हेदेगड़ा में। कहां फर्क है रोम और हेंदेगड़ा में? कहां फर्क है राजा और प्रजा में? छल कपट, धोखे या बर्बरता या उतारू मनुष्य, चाहे राजा हो या प्रजा, ब्रूट्स बनता रहा है। वह आज नकुल बन गया था। महावीर ने न यह नाटक पढ़ा था और न ही शायद सुना था कभी।
उसने तो दोस्ती के कुछ नियम जाने थे बस, लेकिन आज ब्रुट्स घट गया था उसके साथ नकुल बनकर। धोकर रो रो कर कह रहा था, छोड़ दे बाबू, जान मत मार। महावीर का चेहरा पहचान के बाहर हो गया था। उसके होठ जो वंशी के स्वर फूंकते थे, धुनें निकालते थे, चिथड़ा चिथड़ा हो गए थे। उसकी आंखें जो तांसे के साथ घूमती थी, जो डोल की थपक के साथ नाचती थी, मांस के लोथड़ों में कहीं दब गई थी। बस केवल हाथ हरकत कर रहे थे या पांव जो बंधे थे, हाथ जो वंशी को थामते थे, कंधे जिन पर ढोल लटकता था, लटक गए थे। तो कौन बोलता, कौन प्रतिकार करता? सच लोथड़े लोथड़े कर दिया गया था, कूच दिया गया था। चौकीदार नहीं बोला, जान प्यारी थी न। धोकर नहीं बोला, उसी गांव में उन्हीं के बीच रहना था उसे। बूधन नहीं बोला, बेटी ब्याहनी थी न, कौन ब्याहेगा उसे अब बिरादरी से अलग होकर। बोल रहे थे वही जो हत्यारे थे। भेड़िए चिल्ला रहे थे। रात भर लाश पड़ी रही महावीर की। सबने जश्न मनाया, खिचड़ी खाई, चबेन आया, दारू चली रात भर। पत्थर से कूचने वाला उस रात नायक था पूरी जमात का। वीर योद्धा एक निहत्थे को मारकर, एक बंधे हुए को कुचलकर फूले न समा रहे थे। इज्जत बच गई थी उनकी, उनके समाज की, उनकी औरतों की। इज्जत औरतों की जो समाज ने दे रखी थी औरत को ताजिंदगी गुलाम बने रहने के एवज में। कुर्मी की बेटी के आशिक को मार दिया गया था। सब औरतें खुश थी, समाज खुश था। भला बाड़े के नियम को तोड़कर भेड़ बकरी बाहर जा सकती है कभी? समाज ने बाड़े की सुरक्षा दी थी, क्या ये कम था उनके लिए? डर रही थी भीतर ही भीतर मालती की मां, लेकिन वह जोर से रो भी नहीं सकती थी। बस रो रही थी महावीर की मां जोर जोर से। अब क्या बचा था गवाने को जो न रोती? धोकर ने सब्र कर लिया था। सब्र करना उसे विरासत से मिला था, पुरखों से, जैसे उन्होंने सदियों से सीखा था। बेटे की लाश को घर ले जाने दो बाबू। वह गिड़गिड़ाता रहा रात भर। घुड़की देकर उसे चुप करवा दिया गया। सवेरे हुक्म हुआ, जाओ दफना दो महावीर को, कफन लाने दो। हाँ, कफन तो जरूरी है, हिंदू है ना, विध तो करनी ही पड़ेगी। सरपंच ने कहा, अब मोरा दिए हो तो ठीक है, मेरी बात तो विध करे दे बाबू। धोकर याचना सा कर रो पड़ा। रात भर की दहशत का बांध जैसे अब फूट रहा था उसके आंसू बनकर। पंचायत फिर बैठी, क्या किया जाए? इसी बीच तुरी टोला का मनकू तुरी धोकर को कह गया था चुपके से, थाना खबर कर दे धोकर, नहीं तो हम भी तोहने के खिलाफ यही बयान देंगे कि तुम्ही ने मार दिया है महावीर को। अब क्या करे धोकर? कुर्मियों की सुने तो भी मौत, फांसी का फंदा। तुरियों की सुने तब भी मौत। तो ठीक है, बेटे के हत्यारे पकड़ाने पर ही मरना ठीक है। धोकर का मन कहने लगा। पंचायत ने उसे कफन लाने की इजाजत दे दी थी। 5 आदमी निकले जरबा की ओर। गांव का सीमाना पार करते हुए भागने लगे। गर्मी के दिन लू चल रही थी। जंगल में भागते भागते थाना पहुंचे। धोकर तो रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसकी सुध लेने का भी वक्त नहीं था बाकी साथियों के पास। थानेदार हरिजन था। झट से उठकर उसके साथ आ गया। FIR लिखाने में समय जाया नहीं किया उसने। महावीर की लाश वहीं रखी थी पंचायत घर में। सब बैठे थे। मालती को सवेरे ही उसके माए बाप और भाई के साथ दूसरे गांव भेज दिया था। सब लाश के इर्द गिर्द बैठे थे।
धोकर रविदास के बेटे, माँ और छोटी बच्ची जो बहन थी महावीर की। पुलिस पुलिस, चारों ओर से पुलिस को लोगों ने घेर लिया। थानेदार से बंदूक छीन ली औरतों ने। आखिर 400 घर वाली बस्ती की औरतें थी ना। इस पर भी गोली नहीं चलाई थानेदार ने। वो जानता था गोली चलेगी तो महावीर की हत्या गौण हो जाएगी और ग्रामीणों पर गोली चलाने के जुर्म में एक और हरिजन दारोगा कटघरे में खड़ा होगा। फिर महावीर के हत्यारे कभी नहीं पकड़े जाएंगे। कुछ लोगों ने टांगी से वार किया दारोगा पर भी, किंतु वो बच गया। टांगी से बेंच का वह हिस्सा जहां से थानेदार हट गया था, वार होते देखकर 4 इंच गहरे तक कट गया था। इस पर भी दफनाने नहीं दी थानेदार ने लाश। उसने हजारीबाग एसपी को वायरलेस से घटना की खबर कर दी और मदद मांगी। थाना में खबर करने वाले साथी डर के मारे थानेदार के साथ नहीं आए थे। वे बाद में अनजान से बने कफन लेकर पहुंचे। उन्हें बाद में भी गांव में रहना था ना। हर वक्त तो पुलिस नहीं आएगी ना। खैर, एसपी को खबर दी थानेदार ने। महावीर की मौत के चौथे दिन खबर लगी बाहर की दुनिया को। कुर्मियों ने एक चमार के लड़के को कुर्मी लड़की से प्रेम विवाह करने के आरोप में पत्थर से कूच कूच कर मार डाला। दरअसल तीसरे दिन अखबार के रिपोर्टरों को साथ लेकर हेंदेगड़ा पहुंचने वाले व्यक्तियों में मैं पहली बाहरी व्यक्ति थी और हम सबके सामने गांव के रविदास लड़कों तथा महावीर के भाई और चाचा ने बयान दिया था। धोकर उस दिन तक भी नहीं मिला था और न ही किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी हो पाई थी। उस दिन तक जाति के अहम ने मानवता का गला घोंट दिया। धोकर उस दिन गांव नहीं लौटा। लोग खोज में निकले। वो जंगल में ही पड़ा मिला। उसे घर लाया गया। महावीर दफनाया जा चुका था। धोकर महावीर को खोज रहा था, मालती को खोज रहा था। गांव में हल्ला हो गया, धोकर पर बेटा का भूत सवार है। तब से धोकर ड्यूटी नहीं जाने लगा। हर रोज ठीक रात 8 बजे घर से निकलता है। वह फिर पंचायत घर के आसपास घूमता है और वही सब बोल बोल कर दोहराता है जो उस रात घटा था। रात भर महावीर, मालती की आवाज गांव के लोग सुनते हैं। वंशी की धुन और ढोल की धमक सुनते हैं। कुर्मी औरतें धोकर को, पुलिस को, सरकार को, मालती महावीर को गरियाती। कुर्मी मर्द गुस्से से लाल झंडे वालों को, खासकर मुझे कोसते, चूंकि मैंने ही यह मामला उजागर कर उस गांव के 45 लोगों को गिरफ्तार करवाया। गांव के रविदास की औरतें आंसू बहाती है। कुछ तुरी गुंशी और आदिवासी युवक रविदासों की कायरता पर गुस्साते और झुंझलाते हैं, तो कुछ क्या करते वो लोग? 10 घर ही तो थे ना, 400 घर में कैसे मुकाबला करते कहकर सब्र कर लेते। कुछ कहते हमें एक होकर इस जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा और वे एकता के प्रयासों की योजना मन ही मन बनाते। बड़े बूढ़े कहते जाए दे, जो हो गेल से हो गेल, रहना तो आखिर उन्हीं लोगों में, हम छोड़ जाते। फिर हमर के तो काम ओहे दे थे। फिर कुछ दूसरी जाति के दलित तटस्थ अंदाज में बोलते हमनी दुसाद है, गंजू है, हमनी का दरकार पड़ी है, दूसरी जात खातर लड़े के। तो तत्काल कोई नौजवान प्रतिक्रिया में बोल उठता, क्या तेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटते हैं वो लोग? कल हमने पे पड़ी तो के मदद करी? हमने के ऐसा न सोचे के चाही, सब दलित के एक करके पंचायत करे के चाही। तो बूढ़े साध और गंजू मटिया जाते। तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की तिकड़में, तरह तरह की खबरें, तरह तरह की रणनीतियां रोज बनती बिगड़ती। कुछ सरंजाम होती, कुछ मने मन रह जाती। आज फिर से महावीर और मालती की कहानी को धोकर के मुंह से सुनकर मैं बेचैन हो उठी थी। धोकर ने देखा ही नहीं था, वह सब भोगा था।
महावीर को मारा गया, एक एक पत्थर महावीर के चेहरे पर नहीं, जैसे उसी के चेहरे पर लगा हो। उसी ढंग से उसने पूरा प्रकरण दोहराया था मेरे सामने। मैंने स्वयं उसी रात के प्रकरण में जब ये घटना घटी थी, कहीं गुम होती चली गई थी कि वंशी की धुन गूंज उठी। वंशी की धुन मध्यम पड़ती जा रही थी और कोई बोल उठा, मालती। जवाब मिला, महावीर। गांव के लोग कहते हैं धोकर पर महावीर का भूत सवार है। हाँ, महावीर का भूत सवार है धोकर पर, चूंकि धोकर एक मनुष्य है। ऐसा हादसा देखने वाले किसी मनुष्य पर भूत सवार हो सकता है? उस घटना का भूत, हत्यारे का भूत, मृतक का भूत, अगर वह संवेदनशील मनुष्य है और धोकर मनुष्य है, मनुष्य था और मनुष्य रहेगा। पर उन 400 मर्द औरतों की पहचान क्या है? महावीर मालती की आवाज पूछ रही है। वो आदमी थे या जात? वो मनुष्य थे या कुर्मी? धोकर की लड़खड़ाती जबान पूछ रही है। हाँ, वो मनुष्य नहीं, जात थे। मनु की बनाई जात, जात जो मरने के बाद ही जाती है। वो हिंदू थे, मनुष्य नहीं थे। तासा झनका। वो कुर्मे थे, आदमी नहीं थे। ढोल धमधमाया। वो जानवर भी नहीं थे, क्योंकि जानवरों में ऐसी जातीयता नहीं होती। तासा पार्टी के एक वाद्य एक साथ कोरस में बज उठे। वंशी की धुन सरगम का सप्तम स्वर छू रही थी। तो मित्रों, निश्चित ही आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।